जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है जीएस पेपर फर्स्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर फर्स्ट के जो है जियोग्राफी से है। जियोग्राफी का जो है ये इसमें जियोग्राफी से हमारा है 10 क्वेश्चन। ठीक है, हम 10 क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि जो है इसमें जो हम जीएस पेपर फर्स्ट जियोग्राफी के जो है 10 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परत के जो है पहले तो पृथ्वी में कितनी परतें होती है ये हम आप लोगों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो है सबसे ऊपरी परत जो होती है ये होती है क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है इसे कहते हैं क्रस्ट। ये एक जो है 5% ही है, 0.5% पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है क्रस्ट 0.5% होता है। बाकी यहाँ पे हमारे 80% जो है ये मेंटल होती है। ठीक है, उसके नीचे फिर यहाँ पे कोर होता है जो दो भागों में डिसाइड होता है। चलिए हम देखते हैं सबसे ऊपरी परत में हमारा जो है यहाँ पे कौन कौन से धातुएं पाई जाती हैं। तो सबसे ऊपरी परत में हमारी यहाँ पे एक धातु पाई जाती है, वो है बेसाल्ट और सिलिका। ठीक है, बेसाल्ट और सिलिका धातुएं सबसे ऊपरी परत में पाई जाती हैं, बेसाल्ट प्लस सिलिका। ठीक है, और जो है सिलिका और एल्युमिनियम और सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, ये दोनों धातुएं भी जो है इसी मेंटल में ही पाई जाती है। जो मेंटल जो हमारा ये दोनों है ये है ऊपरी मेंटल। ठीक है, ये है ऊपरी मेंटल परत है, और ये दूसरी वाली जो है ये है जो है निचली मेंटल। ये है निचली मेंटल या जो है आंतरिक मेंटल इसको कहते हैं, आंतरिक मेंटल। ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल कह देते हैं, आंतरिक मेंटल मेंटल। ठीक है, ऊपरी परत में जो है यहाँ मेंटल में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है सिलिका और प्लस एल्युमिनियम की अधिकता होती है, और निचली मेंटल में यहाँ पे होती है सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता इसमें पाई जाती है। और कोर में हमारा जो है ऊपरी कोर हो या निचली कोर हो, ठीक है, क्रस्ट हो, ये इसे बोलते हैं जो है, इसे बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और इसे बोलते हैं कोर। इसमें भी जो है ये एक ऊपरी कोर होता है और दूसरा जो है ये आंतरिक कोर होता है, आंतरिक कोर। ठीक है, इसमें जो है हमारी जो है निकेल और फेरम की अधिकता पाई जाती है, निकेल और फेरम की, Fe। ठीक है, निकेल प्लस फेरम की इसमें अधिकता पाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। ठीक है, तो सिलिका और एल्युमिनियम की, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रचुरता जो है किसमें है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में नहीं है। ठीक है, ये है जो है सिलिका और एल्युमिनियम की प्रचुरता ऊपरी मेंटल में। तो ये हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सिलिका और मैग्नीशियम में, सिलिका और मैग्नीशियम की जो है आंतरिक मेंटल की में अधिकता पाई जाती है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बेसाल्ट और सिलिका ये हमारे जो है क्रस्ट में पाया जाता है, इसी कारण ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। और निकेल और फेरम ये जो है ये ऊपरी और निचली कोर में पाए जाते हैं, तो ये जो है हमारा आंसर राइट हो जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा जो है आंसर है। चलिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में कि दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया हुआ, कथन ए क्या बोलता है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, वो हमेशा से जो है पूर्व दिशा में ही में छोड़े जाते हैं। कथन भी कहता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सही हो जाता है, और ये जो है दूसरा जो हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है, हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़ा जाता है, यहाँ पे ये चीज जो है गलत है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे जो अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पूर्व दिशा में हमेशा क्यों नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि जैसे कि हमारी अर्थ है, अगर हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के जो है नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और जो साउथ पोल है, हमें जब इनका जो है एनालिसिस करना होता है तो हमें सेटेलाइट वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ भी जो है छोड़ना होता है। ठीक है, हमेशा हम जो है पूर्व से ईस्ट की ओर नहीं छोड़ते हैं, हमेशा जो हम ईस्ट की दिशा में ही नहीं छोड़ते हैं।
ठीक है, कि हम वेस्ट से हमेशा ईस्ट की ओर जो है छोड़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। तो इसी कारण यहाँ से जो है, इसीलिए ग्रह को निकास वेग मिल जाता है। यहाँ कथन हमारा भी सही है, और यहाँ पे कथन ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये कथन गलत हो जाता है और बी कथन सही है। तो क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कर उत्तर चुनें। देखिए, पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं कि हमारे इसमें कथन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और ये क्वेश्चन आया है आईएएस में 2002 में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, यहाँ पे ए हमारा गलत आंसर है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यहाँ पर ए भी हमारा गलत आंसर है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है, नहीं यहाँ पे गलत है, ए हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि ए गलत है परंतु बी सही है। यस, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे ए गलत है और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि पृथ्वी की संरचना, की ग्रह संरचना में प्रवार, अभी जो मैंने मेंटल के बारे में बताया, प्रवार के नीचे क्रोड, क्रोड किस एक से बना है। अभी हमने बताया कि क्रोड में जो है सबसे निचली परत पाई जाती है, जो उसमें जो है जैसे कि ये हमारा क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के बाद ये मेंटल हो गया, मेंटल के नीचे यहाँ पे जो हमारी जो क्रोड होती है, इसमें जो है निकेल और प्लस Fe की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं होगा, क्रोमियम भी नहीं होगा, लौ होगा। Fe की मात्रा सबसे अधिकता में पाई जाती है मेंटल के नीचे। ठीक है, ये हमारा मेंटल का जो भाग हो जाता है, इसके नीचे जो है सबसे अधिक मात्रा में, इसमें तो निकेल, सॉरी, इसमें तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सिलिकॉन पाई जाती है, या फिर जो है सिलिकॉन और प्लस एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है, मेंटल में ऊपरी और निचली मेंटल में हमने पहले बताया इसके पिछले वाले पहले वाले क्वेश्चन में। और सिलिका की मात्रा तो ऊपर नीचे पाई जाती है, लेकिन Fe इसमें क्रोड के नीचे नहीं पाई जाती है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो हमारा है जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पाथ, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, अपनी परिक्रमा पाथ होना चाहिए, पाठ लिख दिया है। पाथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ये क्वेश्चन आईएएस 2006 का पूछा हुआ है। अपने परिक्रमा पाथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वो जो अपने परवलयाकार पाथ पे लगाती है। जैसे कि पृथ्वी है हमारी, और ये जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है, वो अपने जो है परवलयाकार पाथ पे लगाती है चक्कर सूर्य का। ठीक है, परवलयाकार पाथ पे लगाती है सूर्य का चक्कर पृथ्वी यहाँ से। तो ये जो है किस वेग से लगाती है पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किस वेग से लगाती है पृथ्वी। तो ये जो है लगाती है लगभग, इसका वेग होता है 29.88 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से जो है ये पृथ्वी एक सेकेंड में 29 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाती है। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसको लगाने में इसको कितना समय लगता है, तो इसको लगता है 365 डेज। ठीक है, लगभग लगभग जो है 365 दिन लगते हैं। ठीक है, और कुछ घंटे भी लगते हैं। और यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, देखिए अब हम ऑप्शन में चलते हैं, तो हमारा जो है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा जो है गलत ऑप्शन हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, पृथ्वी लगभग में पूछा हुआ, तो लगभग में ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड ये एक्यूरेट वैल्यू है, और यहाँ पे लगभग में पूछा हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है, और चौथा भी गलत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जो कहते इसमें एक कथन दिया हुआ है। कथन ए क्या कहता है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। और दूसरा कारण भी क्या कहता है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोल नहीं है। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है, पहला हमारा कथन जो है ए वाला, ये जो क्या बोल रहा है कि पृथ्वी जो है अपने जो ये अक्ष पे घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे
वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। अभी मैंने पहले आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। तो ये जो है नॉर्थ, और यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ पोल है ध्रुवों पर, यहाँ पे ध्रुवों पर जो है इसकी, ध्रुवों पर जो है इसका जो है यहाँ पे घूमती है, जिस कारण से इसका वेग जो घूमता है अपने अपने अक्षांश की ओर जाती है। देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ इसको एक मिनट, कि जो पृथ्वी जो अपने अक्षांश की तरफ जाती है, अक्षांश की ओर, ये आप क्या है, बढ़ते हुए अक्षांश वाले स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले बढ़ते हुए अक्षांश की ओर जाने पर वस्तु का वजन घटता है, नहीं यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, बढ़ते हुए अक्षांश की ओर जब कोई जाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा, बल्कि वो जो विषुवत रेखा पर रहता है तो उसका जो है घटता है वजन। ठीक है, वजन कब घटता है, जब वो जो है विषुवत पर रहता है तो विषुवत पे वजन घटता है, और जैसे जैसे वो अक्षांश की ओर जाएगा उसका वजन बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे हमारा कथन ए गलत हो जाता है। और पृथ्वी एक परिशुद्ध गोल नहीं है, यहाँ पे हमारा कथन भी सही हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो है जियोइड टाइप में, पृथ्वी एक पूरा पूर्णतः गोलाकार नहीं है। ठीक है, इसका जो आकार है वो है जियोइड में, पृथ्वी एक जियोइड आकार में है, पूर्णतः गोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कथन भी हमारा जो है सही हो जाता है और कथन ए गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का सही स्पष्टीकरण है, तो यहाँ पे ये कथन हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है, जिसके कारण पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यहाँ पे भी हमारा जी जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी में क्या कहता है ए सही है परंतु बी गलत है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। और ऑप्शन डी कहता है कि ए गलत है परंतु बी सही है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सही आंसर है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। ये आईएएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो इसमें जो है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह जो है शनि के पास। ठीक है, जिसके कि 146 प्राकृतिक उपग्रह हैं, और मंगल के जो है 2 हैं। ठीक है, और प्लूटो के यहाँ पे जो है 79 है, और इसका बृहस्पति का जो है यहाँ पे जो है 70, यहाँ पे बृहस्पति का, सॉरी बृहस्पति के 79 है, प्लूटो का जो है 36 है। ठीक है, प्लूटो बृहस्पति का 79 के अप्रॉक्स है, लगभग में है, लगभग 79 के आसपास है, और प्लूटो का जो है 36 के आसपास है। क्योंकि इन सब पे, इनमें क्या है ना, इनमें बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह जो है यहाँ पे लगभग लिख देता हूँ, जो हमारे सौरमंडल का है वो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, हम थोड़ा बृहस्पति को बता दें, जो हमारा सौरमंडल है वो बृहस्पति ग्रह है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए जो है इसका जो इसके आसपास जो एस्टेरॉइड्स हैं बहुत सारे घूमते रहते हैं। ठीक है, जिनको ये खींच के रखता है अपने अपने कक्षा में, जो उल्का पिंड की तरह जो है कभी कभी गिरते भी हैं, जो पृथ्वी पे आते हैं, जलते हुए उल्का पिंड जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड, उनको ये खींच के रखता है। तो उन्हीं समय से जो है इसको निकाला गया है, तो इसकी जो 79 लगभग के आसपास इसको जो है खोजा गया है कि इनके जो है उपग्रह हैं। बाकी इसके आसपास में बहुत सारे एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं। ठीक है, और जो शनि है इसमें जो इसके पास 146 जो है उपग्रह है, सबसे सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह जो खोजे गए हैं वो शनि के पास खोजे गए हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह है, शनि ग्रह है, ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 2010 में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। ठीक है, पहला ऑप्शन प्लूटो से ठंडा है, दूसरा नेपच्यून से ठंडा है, तीसरा ऑप्शन नेपच्यून से गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लूटो से ठंडा है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि प्लूटो सबसे लास्ट में पड़ता है और शनि जो है बृहस्पति के जस्ट बाद में है। ठीक है, और नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा नहीं होगा, नेपच्यून से गर्म होगा, ये बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बल्कि हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट आंसर है।
और जुपिटर से गर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जुपिटर मतलब बृहस्पति होता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद ही शनि है, बृहस्पति ग्रह के बाद जो है शनि ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि है, और शनि के बाद जो है हमारा इसमें नेपच्यून है। शनि के बाद ही हमारे इसमें जो है नेपच्यून है, और नेपच्यून के बाद जो है यहाँ पे हमारा है अरुण, और उसके बाद है जो है तो प्लूटो। ठीक है, शनि के बाद है अरुण, नेपच्यून, शनि के बाद है नेपच्यून, नेपच्यून के बाद अरुण, अरुण के बाद है प्लूटो। तो यहाँ पे शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है, क्योंकि नेपच्यून जो है यहाँ पे है, और नेपच्यून के पहले जो है शनि ग्रह है, तो इसकी इसकी जो है, और इधर जो है हमारा सौरमंडल पड़ जाता है, तो सौरमंडल के बाद बुध, फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद जो है मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऐसे हमारे करके हैं सौरमंडल। जब आपको हम पढ़ाएंगे उसमें, तो आपको उसके बारे में जो है कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का एक गिर्द परिक्रमा करती है, तो वो अपनी 365 दिन, 365 डेज, ठीक है, 365 डेज लगभग हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है और कुछ घंटे भी हैं। ठीक है, लगभग 365 दिन में जो है इसका एक ईयर होता है, 1 ईयर होता है। और वही हम बात करते हैं बृहस्पति का, तो बृहस्पति का जो होता है इसका 4333 डेज, 4333 दिन। ठीक है, ये है 11.98 ईयर, और वो भी पृथ्वी के हिसाब से। ठीक है, पृथ्वी की गणना के हिसाब से इसका इतना समय लगता है। ठीक है, और मंगल ग्रह जो है, इसमें मंगल ग्रह हमारा जो है कि इतना दिन में एक चक्कर लगाता है, तो ये लगाता है 687 डेज में। ठीक है, 687 दिन में जो है पृथ्वी का लगभग लगभग जो है 687 दिन में जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, इसका 1 ईयर होता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह जो है 225 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यहाँ पर है हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी में सही होता है, बृहस्पति ग्रह। पृथ्वी और मंगल शुक्र ये सब इतना समय नहीं लगाते हैं, जो सबसे अधिक जो समय लगाता है वो है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। MPPCS 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि जो है ये टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका है? तो टाइटन जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये है शनि का। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो उपग्रह है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में तो अभी हमने कल ही एक वीडियो पोस्ट किया था, इसमें डाला हुआ है मंगल ग्रह के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया हुआ है, आप लोग उसमें देख के बताइएगा। मंगल ग्रह के पास जो है दो जो है उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानकारी दीजिएगा, देख करके बताइएगा कमेंट में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 10वां है क्वेश्चन, मंगल पर जीवन की उपस्थिति। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ये IS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो वायुमंडलीय संगठन। देखिए अभी जो हमने मंगल के बारे में जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में वहां पे हमने बताया हुआ है कि वायुमंडलीय संगठन नहीं हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल में 95.1%, ठीक है, CO2 वहां पे पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण जो है वहां की तापीय अवस्थाएं जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो जाता है।
और पहला भी गलत हो जाता है, क्योंकि तापीय अवस्थाएं के बारे में जो बताया गया है इसमें तापीय अवस्थाएं वहाँ पे औसत टेम्परेचर जो होता है मंगल ग्रह का, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वैस की वजह से जो है वहाँ पे औसत टेम्परेचर जो होता है वो होता है 65 डिग्री आसपास, 65 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो कि पृथ्वी का हमारा औसत तापमान होता है, पृथ्वी का औसत तापमान होता है वो 15 से 16 होता है। ठीक है, लगभग 15 डिग्री ये सेल्सियस या जो है 16 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ का औसत तापमान जो है 65 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण जो है वहाँ पे जीवन संभव तो नहीं है, इसके इसके हिसाब से तो सुसंगत नहीं है भाई। और तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है हमारा कि बर्फ क्षेत्रकों और हिम शीतति जल की उपस्थिति। हाँ, इसके बारे में मैंने आपको उसमें बताया हुआ, कंप्लीट जानकारी बताया हुआ है मंगल ग्रह के बारे में कि बर्फ की भी वहां पर जो है छत्र देखे गए हैं, और वहां पर जो है जल के भी जो है हिम शीतल जल जो है इसका भी जो है वहां पे मिनरल्स पाए गए हैं। इसी के कारण ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाता है। इसी के कारण हम लोग वहां पे सोच रहे हैं कि एक व्यवस्था कौन सी एक सबसे सुसंगत जो है जीवन के जीने के लिए वहां पे जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है, तो जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कौन से एक व्यवस्था एक अवस्था है सुसंगत है। ठीक है, अवस्था सबसे सुसंगत है, वो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बर्फ क्षेत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। और ओजोन परत की उपस्थिति, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके कारण वहां पे ओजोन परत नहीं है। ठीक है, चलिए, और आई होप आप लोग जो है समझ पाए होंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।